हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सीपीसी का दूसरा दिन है। इससे पहले हम सीपीसी के जो 2022 के सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, जजमेंट्स हैं, वो पढ़ा चुके हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट का पांचवा जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में दिया है सीपीसी से संबंधित है, उससे शुरू करेंगे। और आज सीपीसी के जो 2022 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले एविडेंस दिए हैं आपको, फिर आईपीसी, फिर सीआरपीसी और सीपीसी। कहने का मतलब है आईपीसी भी कंप्लीट हो गया, प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज। कहने का मतलब फर्स्ट पेपर और लॉ का थर्ड पेपर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। माइनर लॉ के लोकल लॉ के हमने केस लॉज अपने नोट्स में दे दिए हैं आपको। फिर इसके बाद हम मौलिक विधि के जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं मौलिक विधि से संबंधित 2022 के, वो सारे पढ़ाएंगे आपको। आज ये सीपीसी का पांचवा निर्णय हम आपको पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने चौथा निर्णय जो पढ़ाया था पिछले टर्म पे, उस पर वो भी आदेश 9 नियम 13 पे संबंधित था। वहाँ पर भी हमने कहा था आगे भी हम आपको एक केस और पढ़ाएंगे आदेश 9 नियम 13 से संबंधित। और ये केस भी, ये निर्णय भी, जो सुधीर रंजन पात्रा मृत हैं, तो जो मृत होता है द्वारा विधिक प्रतिनिधि केस फाइल होता है। और अन्य बनाम हिमांशु शेखर श्री चंदन और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। ये केस भी, इसमें भी प्रावधान देखें, आदेश 9 नियम 13 से संबंधित है। आदेश 9 नियम 13 कहता है प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करना। कहने का मतलब यह है जो एक पक्षीय डिक्री हो गई है प्रतिवादी के विरुद्ध, उसको खत्म करना, अपास्त करने के लिए आवेदन या अपील की जाती है। आदेश 9 नियम 13 हम अपने नोट्स के सीपीसी के जो नोट्स हैं उसमें विस्तृत बता चुके हैं। प्लीज़ आप वहाँ से पढ़ें, तब आप मैटर को आप और बेहतर समझ पाएंगे। कहने का मतलब हुआ मैटर सारा आपके पास पहले से है। जिस सेक्शन, जिस आदेश, जिस नियम से संबंधित हम मैटर आपको केस लॉ पढ़ा रहे हैं, पहले आप उस आदेश, उस नियम को पढ़ लें या उस धारा को पढ़ लें, तब आपको केस लॉ ज़्यादा समझ में आएगा। प्रावधान क्या हुआ है इसमें देखें। आदेश 9 नियम 13 है पहली बात तो। उसके बाद प्रश्न क्या है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसको सुप्रीम कोर्ट को हल करना है। क्या प्रतिवादी के आवेदन पर एक पक्षीय आदेश निरस्त करने के साथ उच्च न्यायालय ये प्रतिबंध लगा सकता है कि प्रतिवादी लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर सकता? हालांकि विचारण न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश निरस्त करते समय केवल 25,000 रुपये लागत का निर्देश दिया था। कहने का मतलब यह है कि इस केस में हुआ यह है कि प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित हो गई। उन्होंने, चूंकि एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं व्यक्ति के पास, या तो वो उसी न्यायालय में आवेदन करे उसको अपास्त करने के लिए, या फिर वो अपील करे। तो इन्होंने उसी न्यायालय में, विचारण न्यायालय में, जिससे जिससे एक पक्षीय डिक्री पारित हुई थी, उस वहाँ आवेदन किया। हालांकि विचारण न्यायालय तैयार हो गया कि ठीक है, हम आपकी एक पक्षीय डिक्री को निरस्त कर देते हैं, मगर आपने जो विलंब कराया, जो देरी कराई, उसके या जो खर्चे हैं उन सब के लिए आप 25,000 रुपये जमा कर दें और आपका केस आगे सुना जाएगा। मगर अपोजिट पार्टी ने अपील कर दी और उसके पक्ष में मैटर गया। कुल मिला के ने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है वो देखें निर्णय सार में। जैसा कि हमने बताया, प्रावधान सिर्फ आपके समझने के लिए है कि मैटर में क्या हुआ है और किस आदेश या किस नियम या किस धारा में इस केस को आपको लिखना है। निर्णय सार आपको अपने आंसर में लिखना होता है। निर्णय सार देखें। पहला बिंदु क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का, प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 जो मूलवादी है, मूलवादी ने अपीलार्थी प्रतिवादीगण, जो कि प्रतिवादीगण संख्या 2 और 3 है, 2 से 3 तक, के विरुद्ध वाद
संपत्ति पर अपने अधिकार, स्वत हित और कब्जा हेतु संस्थित किया, जिसमें प्रतिवादीगण निष्क्रिय रहे और न्यायालय ने एक पक्षीय आज्ञप्ति पारित की। इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश निरस्त करने व लिखित कथन प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए आवेदन किया, जिसे विचारण न्यायालय ने विलंब क्षमा करते हुए 25,000 रुपये के लागत के साथ एक पक्षीय आदेश निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध वादी प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। यद्यपि आक्षेपित निर्णय के द्वारा उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय का अनुमोदन करते हुए वाद को पुनर्स्थापित किया, किंतु साथ ही ये निर्देश दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को लिखित कथन प्रस्तुत करने की अनुमति ना दी जाएगी। समझ रहे होंगे आप मैटर को कि जैसा कि हमने बताया कि जो प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 है, उसने मूलवादी प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 मूलवादी ने अपीलार्थी कौन है? प्रतिवादीगण है, जो संख्या 2 और 3 है, इनके विरुद्ध क्या किया? संपत्ति पर अपने अधिकार, स्वामित्व और हित के कब्जा के लिए वाद संस्थित किया, जिसमें क्या हुआ? प्रतिवादीगण निष्क्रिय रहे। वादी ने अपने अधिकार के लिए वाद संस्थित किया हुआ है, प्रतिवादीगण निष्क्रिय रहे हैं, न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं और उन्होंने लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए एक पक्षीय डिक्री हो गई वादी के पक्ष में। क्योंकि एक पक्षीय डिक्री हो गई वादी के पक्ष में, तो प्रतिवादी संख्या जो 2 और 3 थे, उन्होंने आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत आदेश को निरस्त करने के लिए, मतलब जो डिक्री थी उसे पास करने के लिए और लिखित कथन प्रस्तुत करने की अनुमति मांगते हुए एक आवेदन किया, उसी न्यायालय में जिसने एक पक्षीय डिक्री पारित की थी। उस विचारण न्यायालय ने इनकी आवेदन को मान लिया और इन पर 50,000 रुपये की लागत का एक तरह से 25,000 रुपये जमा करने के लिए करने के साथ ही साथ ये आदेश दे दिया कि ठीक है, आपकी एक पक्षीय डिक्री पास की जाती है और आगे आपको मौका दिया जाता है। जो प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 है, उसने उच्च न्यायालय में के समक्ष अपील नहीं बल्कि याचिका प्रस्तुत की है। इस याचिका के आधार पर उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को ही अनुमोदित कर दिया कि ठीक है, आपको जब विचारण न्यायालय ने कहा है कि आप अपनी बात को रखिए, तो ठीक है रखिए, मगर आप ये इन पर प्रतिबंध लगा दिया प्रतिवादी संख्या 2 और 3 पर जो प्रतिवादी थे कि आप लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर सकते। अब ये बहुत खतरनाक बात हो गई कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपकी अपील, आपका जो एक पक्षीय डिग्री है उसको आप पास कर देते हैं, दूसरी ही तरफ आप इतना बड़ा प्रतिबंध लगा रहे हैं कि आप लिखित कथन प्रस्तुत ना करें। अब क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो देखें आगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के दूसरे बिंदु में, जो हाई कोर्ट का ये था कि आप ये मत था, ये आदेश था कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 क्या करें, लिखित कथन ना प्रस्तुत करें, प्रतिबंध लगा दिया था लिखित कथन प्रस्तुत करने पर। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक्शन लिया और हाई कोर्ट को लताड़ दिया। क्यों लताड़ दिया, देखें आप पॉइंट 2 में, जो बिंदु 2 है इस निर्णय का, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को लिखित कथन प्रस्तुत करने से प्रतिबंध करते हुए उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश उसके याचिका निस्तारण की शक्ति और विस्तार से बाहर का आदेश है,
जिसे कायम नहीं रखा जा सकता उसे निरस्त किया जाता है। ये विचारण न्यायालय के लिए है कि लिखित कथन की अनुमति दी जाए अथवा नहीं, जिस पर विचारण न्यायालय प्रथम सुनवाई की तिथि से 3 महीने के भीतर विचार करे। उक्त विस्तार तक अपील अनुज्ञात। चूंकि प्रतिवादी संख्या की जो 2 और 3 की अपील है उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और ये भी कह दिया कि जो उच्च न्यायालय है उसको ये अधिकार नहीं है कि वो ये याचिका में ये निस्तारित कर दे कि जो प्रतिवादी है उनको लिखित कथन प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। ऐसा उच्च न्यायालय नहीं कर सकता। ये काम विचारण न्यायालय का है कि वो इस पर विचार करे कि लिखित कथन प्रतिवादियों को प्रस्तुत करना है या नहीं करना है। ये विचारण न्यायालय तय करेगा और कब करेगा? प्रथम सुनवाई की तिथि से 3 महीने के भीतर। ऐसा कहते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय को कंप्लीट कर दिया और अपील अनुज्ञात कर ली, अपील मान ली। समझ गए होंगे आप मैटर को पूरा। सिंपल सी बात है कि जो प्रतिवादीगण थे विचारण न्यायालय से उनको राहत मिली थी। उच्च न्यायालय ने उस राहत में थोड़ा सा टोटा लगा दिया, कह दिया कि आप बाकी सब ठीक है, बाकी लिखित कथन आप प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के दूसरे बिंदु में ये भी क्लियर कर दिया कि उच्च न्यायालय को ये अधिकार नहीं है याचिका निस्तारित करते समय कि वो ये प्रतिबंध लगा दे कि लिखित कथन प्रस्तुत करना है या नहीं करना है। ये काम विचारण न्यायालय का है और विचारण न्यायालय प्रथम सुनवाई की 3 महीने के भीतर ये क्लियर कर दे कि इनको लिखित कथन प्रस्तुत करना है कि नहीं करना है। इस तरह से अपील जो थी प्रतिवादीगण संख्या 2 और 3 की थी वो अनुज्ञात कर ली गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा और आदेश कंप्लीट हो गया। निर्णय नंबर 6 देखें हम सीपीसी का क्या कहता है। सोमक्का ये मृत है, तो मृत होता है द्वारा विधिक प्रतिनिधि लिखते हैं हम लोग बनाम केपी बासवराव। मृत है ये भी, इसमें भी हम लोग को द्वारा विधिक प्रतिनिधि लिखना है। AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट का ये भी केस है। ये केस एग्जैक्टली प्रथम अपील जो कि सीपीसी की धारा 96 और आदेश 41 में है। दोनों ही चीज़ें हमने आपको विस्तृत पढ़ाई हैं अपने नोट्स में। धारा 96 आप पढ़ लीजिए बहुत कायदे से। प्रावधान क्या है इसमें? धारा 96 से संबंधित ये केस है प्रथम सुनवाई निकला प्रथम अपील। क्या कहता है प्रावधान? प्रथम अपील को विधि प्रश्न विरचित किए बिना निर्णीत करने के उच्च न्यायालय के निर्णय की वैधता। कहने का मतलब यह है जो प्रथम अपील होती है उसमें विधि प्रश्न को बिना विरचित किए हुए, बिना फ्रेम किए हुए क्या मामले का उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाना वैध है, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। निर्णय सार देख लें हम लोग। निर्णय सार में देखें, जहां की उच्च न्यायालय धारा 96 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई करते समय विचारण न्यायालय द्वारा विरचित साक्ष्यों पर विचार किए बिना अत्यधिक शीघ्रता और एक क्रिप्टिव कहते हैं रहस्यमय तरीके में निर्णय दिया, जबकि निर्णय आदेश 41 नियम 31 के अनुरूप होना चाहिए। वहां उच्च न्यायालय के निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता। तदनुसार उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय निरस्त। बिल्कुल क्लियर कर दिया उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में। उसने कहा कि उच्च न्यायालय ने जो धारा 96 के अंतर्गत जो अपील प्रस्तुत की गई थी उच्च न्यायालय में, उसने क्या किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा विरचित मामले साक्ष्य थे उन पर विचार नहीं किया और इतनी तेजी से अपील निस्तारित की, इतनी शीघ्रता से अपील निस्तारित की, इतने रहस्यमय तरीके से अपील निस्तारित की और अपना निर्णय दिया
जो कि तरीका आदेश 41 नियम 31 में बताया गया है, उसको फॉलो नहीं किया उच्च न्यायालय ने। आदेश 41 नियम 31 भी, आदेश 41 भी क्या है, प्रथम अपील से संबंधित है, उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। तो इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया उच्च न्यायालय ने, बहुत तेजी से काम किया, रहस्यमय तरीके से काम किया, इसलिए और विचार न्यायालय द्वारा जो विरचित साक्ष्य थे उन पर विचार नहीं किया। मतलब कई एक त्रुटियां की है उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को देने में, अपनी डिग्री को पारित करने में, इसलिए उच्च न्यायालय का निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया और अपना निर्णय दे दिया उसको कि ये इस निर्णय उच्च न्यायालय का मानने योग्य नहीं है। अब चूंकि समय आपके पास बहुत कम हो गया है, 10 दिन, मुश्किल से आप 10-12 दिन मानिए, तो इसलिए हमने अपना नंबर आपको दिया है 9450770672। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप जुड़ जाइए, जिससे आपकी जितनी क्यूरीज हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हैं और जजमेंट राइटिंग है, राइटिंग स्किल्स है, आंसर राइटिंग स्किल्स है, इनके बारे में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपके ऊपर जो प्रेशर है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बहुत सारा आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। हालांकि इसकी रजिस्ट्रेशन फीस हमने 500 रुपये रखी हुई है और उन लोगों के लिए ये रिफंडेबल फीस है जो सिलेक्शन ले लेते हैं, और फीस का कोई ऐसा मैटर भी नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ज्वाइन होना नहीं चाहते, कोई बात नहीं है, हमने अपना चैनल दे दिया आपको, @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, नीचे लिखा हुआ है, आप उसको डायरेक्ट टाइप करें यूट्यूब पे, आप हम तक पहुंच जाएंगे, जिसमें हमने डे 1 से लेकर डे 100 तक सारे वीडियोस दिए हुए हैं। डे वाइज आप पढ़ना चाहते हैं डे वाइज पढ़ें। उसके अलावा हमने प्लेलिस्ट बना दी है, सब्जेक्ट वाइज भी बना दी है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हो तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ें आप। उसके अलावा जो जजमेंट के हैं, 2022 के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनकी भी हमने प्लेलिस्ट मतलब सब्जेक्ट वाइज बना दी है, आप चाहे तो उसको पढ़ लें। कहने का मतलब है हर तरह से मैटर उपलब्ध है, और फिर भी कोई असुविधा हो रही तो आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर लें, मगर आप मैटर को ज़रूर ध्यान से समझें। कंप्लीट मैटर है, मेंस में सिलेक्शन के लिए पर्याप्त मैटर है, कोई भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है। बेहतर तरीका ये है, PDF को डाउनलोड करने के बाद फिर वीडियो देखिए और फिर रिपीटेडली वीडियो चलने दीजिए, जिससे आपके दिमाग में एकदम बात बैठ जाएगी और आप एग्ज़ाम हॉल में प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि आप मेहनत करिए, खुद भी पढ़िए, इन नोट्स को सारे लोगों को पहुंचाइए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम आप लोगों के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी और सबसे मेन बात यह है कि जो भी मैटर ये आपको हम दे रहे हैं, हर वीडियो के साथ PDF लगा के दे रहे हैं। PDF ज़रूर आप ध्यान रख दीजिए, कंप्लीट नोट्स हैं, कहीं ना भटकिए और सिलेक्शन लीजिए। अब चले हम लोग अगले पेज पर, अगले निर्णय पर। यह है निर्णय नंबर 7 CPC का। सुखबीरी देवी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। क्या है ये प्रावधान, इस आदेश में, इस निर्णय में प्रावधान क्या है? ये निर्णय जो है आदेश 14 नियम 2 से संबंधित है। पहले समझ ले, आदेश 14 नियम 2 हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। इसमें बताया गया है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा श्रेष्ठ वाद का वर्जन। ठीक है, कि जो विधि है कोई उस वक्त चल रही है, उसके द्वारा किसी वाद का वर्जन किया जा सकता है, किन आधारों पर किया जा सकता है, वो सब बातें बताई गई है। और दूसरा प्रावधान क्या है, दूसरा आदेश, ये केस जो है, एक तो आदेश 14 नियम 2 से संबंधित है और दूसरा आदेश 7 नियम 11। इसमें भी आदेश 7 नियम 11 हम बहुत डिटेल्ड आपको पढ़ा चुके हैं अपने नोट्स में। ये आदेश 7 नियम 11 क्या होता है? वाद पत्र का नामंजूर किया जाना है, होता है। इसमें किन आधारों पर वाद पत्र नामंजूर किया जाता है, उनसे संबंधित है। और इसमें भी 11 में भी
बताया गया कि किन आधारों पर वाद पत्र नामंजूर किया जाता है, और 14 आदेश 14 नियम 2 में भी यही बताया गया है। अब पूरी बात समझ ले, प्रावधान में क्या है। क्या न्यायालय वाद के अन्य प्रश्नों पर निर्णय को स्थगित करते हुए परिसीमा के प्रश्न को एक प्राथमिक विभाग के रूप में, विभाग मतलब विवाद या विभाग के रूप में विनिश्चित कर सकते हैं, या आदेश 7 के नियम 11 के अनुक्रम पर ही अनुमति योग्य है। कहने का मतलब है, किसी बात पत्र का नामंजूर किया जाना है अगर, तो क्या न्यायालय परसीमा काल को प्राथमिकता दे सकते हैं कि सिर्फ परसीमा काल निकल गया है तो वाद को नामंजूर कर सकते हैं, या उन न्यायालयों को आदेश 7 नियम 11 के ही अनुरूप वाद पत्र को नामंजूर करने की शक्ति है। बात को समझ पाए होंगे आप। कहने का मतलब यह है कि चूंकि आदेश 11 नियम 7 में बताया गया है कि आप किन आधारों पर वाद पत्र को नामंजूर कर सकते हैं, तो क्या न्यायालय उसी के अधीन रहेंगे, या फिर सिर्फ परसीमा काल निकल गया है तो सबसे पहली बात वो देखेंगे कि परसीमा काल निकल गया है तो अब वाद पत्र आपका नामंजूर कर दिया जाए। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डिसाइडिंग निर्णय दिया है, बहुत ही नज़ीर पेश की है। देखें निर्णय सार को। जैसा कि हमने बताया है, प्रावधान में आप समझ गए होंगे कि आप से अगर आदेश 14 की बात की जाए, 14 नियम 2 की बात 2 खाक की बात की जाए तो इस केस लॉ को लिख सकते हैं, या फिर आदेश 7 नियम 11 की बात की जाए तो ये आप केस लॉ लिख सकते हैं। निर्णय सार देखें। स्वीकृत तथ्यों के आधार पर न्यायालय सर्वप्रथम परसीमा के प्रश्न को आदेश 14 नियम 2 के अंतर्गत विनिश्चित कर सकते हैं। ब्रैकेट में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था 2020 में, उसको हमने लिखा है नुस्ली नेवली बाडिया बनाम आइवरी प्रॉपर्टीज 2020 सुप्रीम कोर्ट। नुस्ली नेवली वाडिया बनाम आइवरी प्रॉपर्टीज 2020 सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही नज़ीर दे दी थी और कहा था विनिश्चित कर सकते हैं, और आदेश 7 नियम 11 के प्रक्रम की समीक्षा पर जाना आवश्यक नहीं है। तदनुसार विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेशों का अनुमोदन करते हुए अपील निरस्त। अब आप मामला बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। हुआ क्या है, जो वाद पत्र है उसको नामंजूर कर दिया गया। नामंजूर करने के बाद अपील की गई, विचारण न्यायालय ने भी नामंजूर किया, उच्च न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय से सहमत था, अनुमोदित कर दिया, अपील उसको निरस्त कर दिया उनकी अपील को। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील को निरस्त कर दिया। क्या कहते हुए? उसने कहा कि अगर न्यायालय चाहे, और न्यायालय को ये पूरा अधिकार है कि वो सबसे पहले ये देखे कि परसीमा काल निकल गया है या नहीं। अगर परसीमा काल की बात आ रही है और परसीमा काल के आधार पर आपका वाद सुनने लायक नहीं है, तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि वो परसीमा काल के आधार पर ही आपके वाद को निरस्त कर दे। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आदेश 7 नियम 11 की समीक्षा करे, या उन आधारों को आपको बताए, या उन आधारों पर आपके वाद को निरस्त करे। सिर्फ और सिर्फ न्यायालय प्राथमिक तौर पर परसीमा काल के आधार पर वाद को निरस्त कर सकते हैं, ये पूरा अधिकार है न्यायालयों को। सिर्फ परसीमा काल के आधार पर आपका वाद निरस्त किया जाता है, ऐसा आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि पहले भी 2020 में केस दिया था, वो भी इसी पर बेस्ड था, नुस्ली नेवली वाडिया बनाम आइवरी प्रॉपर्टीज 2020। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अगर परसीमा काल निकल गया है तो वाद को आप निरस्त कर दीजिए, आपको पूरा अधिकार है। ये कहते हुए निर्णय ये कंप्लीट हो गया, जो निर्णय नंबर 7 था। अब हम लोग चले निर्णय नंबर 8, जो सीपीसी का भी आखिरी निर्णय है। ये निर्णय नंबर 8 है,
जो कि आखिरी निर्णय है सीपीसी का, और प्रोसीजर लॉ का भी आखिरी निर्णय है। और इसके बाद हम लोग मौलिक विधि के निर्णय पढ़ेंगे। क्या कहता है निर्णय नंबर 8? सोलोमन सेल्वराज बनाम इंद्रानी भगवान सिंह और अन्य, AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। सोलोमन सेल्वराज बनाम इंद्रानी भगवान सिंह और अन्य, AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। बहुत ध्यान से समझें प्रावधान क्या क्या है। मेनली प्रावधान किया गया है आदेश 33, जो कि हमने डिटेल्ड पढ़ाया है अपने नोट्स में, जो निर्धन व्यक्ति के वाद से संबंधित है। तो आदेश 33 नियम, इसी आदेश 33 का नियम 1 का, 5, 15 और 15 का, मतलब आदेश 15 के ये नियम, इन नियमों, इन 4 नियमों से संबंधित ये वाद है। क्या हुआ है इस वाद में देखें आप। अपीलार्थी वादी के द्वारा एक निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद संस्थित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन को विचारण न्यायालय के द्वारा और अपील में मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा भी अस्वीकार किए जाने की वैधता, तदनुसार वादी अपीलार्थी को वाद विहीन किए जाने की वैधता। कहने का मतलब है कोई निर्धन व्यक्ति है, उस बेचारे व्यक्ति ने निर्धन व्यक्ति के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको फॉलो कर रहा था, और उस आधार पर उसने विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। तो विचारण न्यायालय को लगा कि निर्धन व्यक्ति नहीं है, क्योंकि विचारण न्यायालय के पास अपना विवेक है, वो ये निर्धारित करे कि निर्धन व्यक्ति है या नहीं है। तो विचारण न्यायालय ने उसके जो आवेदन था उसको नामंजूर किया। उसने अपील की उच्च न्यायालय में, मद्रास उच्च न्यायालय में। उस अपील को भी निरस्त, मतलब अस्वीकार कर दिया गया, और इस तरह से वो वादी अपीलार्थी जो था वो वाद विहीन हो गया। तो क्या ये करना विचारण न्यायालय का और उच्च न्यायालय का ठीक था कि नहीं था, इस पर अब विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, और अपना निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि बहुत ज़बरदस्त निर्णय है। आदेश 33 से संबंधित, आदेश 33 हमने आपको पढ़ाया है, वहाँ पर शायद केस लॉ नहीं है, ये केस लॉ उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। निर्णय सार देखें हम लोग। यद्यपि आदेश 33 के नियम 5 के अंतर्गत कथित आधारों में से किसी एक या अन्य आधार पर निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद संस्थित करने की अनुज्ञा देने से न्यायालय इनकार कर सकता है, किंतु तब भी यदि वादी न्यायालय शुल्क जमा करने के लिए तत्पर है तब वाद निरस्त नहीं किया जा सकता, और नियम 15 के अंतर्गत ऐसा न्यायालय शुल्क जमा कर दिए जाने पर वाद उस तिथि को संस्थित किया हुआ समझा जाएगा जिस तिथि पर निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद संस्थित करने हेतु अनुज्ञा के लिए आवेदन किया गया था, तदनुसार आदेशित। कहने का मतलब हुआ उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया। उसने कहा कि अगर न्यायालय को लगता है कि आदेश 33 नियम 5 के अंतर्गत कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति नहीं है, तो वो न्यायालय क्या कर सकता है, उसके वाद को संस्थित करने से इनकार कर सकता है। फिर भी किंतु लगा दिया, अगर वो निर्धन नहीं है तो वो आप मना कर सकते हैं, मगर अगर वादी जो है वो न्यायालय शुल्क जमा कर दे, कि चलो जो फीस है केस से संबंधित वो अगर न्यायालय में जमा कर दे, तो आपको उस शुल्क को जमा करने के बाद उसके वाद को स्वीकार करना पड़ेगा, जो कि आपका आदेश 33 नियम 15 कहता है। शुल्क जमा कर लीजिए, उसके वाद को सुन लिए, संस्थित करिए, और उसका वाद उस तिथि से संस्थित हुआ माना जाता है जिस वक्त उसने कहा था कि हम निर्धन व्यक्ति हैं और हम वाद को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उसी तारीख से वो आवेदन उसका मान लिया जाएगा, उसका वाद संस्थित किया हुआ मान लिया जाएगा। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ, आगे क्या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, क्या नज़ीर दी है, देखें। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा आवेदन अस्वीकार किए जाने से संबंधित संप्रेक्षण का मतलब है पूर्व न्याय वाद कारण,
जो पहले हो चुका है उसके बारे में को उपेक्षित करते हुए प्रतिवादी सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत कोई आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा। तदनुसार अपील निस्तारित। आप समझ गए होंगे, क्योंकि वादी का वाद जो था वो स्वीकार नहीं किया गया था निर्धन व्यक्ति के रूप में, ना ही विचारणा न्यायालय द्वारा ना ही उच्च न्यायालय द्वारा। तो वादी जो था उच्चतम न्यायालय चला गया। उसने उच्चतम न्यायालय ने उसको राहत दी, वादी को कहा कि ठीक है, जब ये निर्धन व्यक्ति के बारे में एक बात आ रही थी, आपने इनका वाद निरस्त कर दिया, कोई बात नहीं है, मगर ये अगर वाद शुल्क जमा कर रहे हैं तो उनके वाद को सुनिए और इनको निस्तारित करिए। इसके अलावा प्रतिवादी को भी ये अधिकार है कि वो आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत जो वाद पत्र का जो कि वाद पत्र के नामंजूर किए जाने से संबंधित है, तो प्रतिवादी को भी ये पूरा अधिकार है वो वादी के वाद को निरस्त करा सके, नामंजूर करा सके। उसको खुली छूट है। अगर कोई ऐसी त्रुटि, ऐसी कोई गलती या ऐसा कोई लोप कर रहा है वादी, तो प्रतिवादी को अधिकार है कि वादी के वाद को नियम 7 आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वाद पत्र को नामंजूर करा दे। ये सब कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वादी की अपील को अनुज्ञात कर लिया और अपना निर्णय दे दिया। और ये पूरा इस केस लॉ सोलेमन, सेल्वराज बनाम इंदिरानी, भगवान सिंह और अन्य 2022 की समरी हो गई। इस तरह से ये केस निर्धारित हो गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लियर कर दिया अपने निचले कोर्ट को कि किस तरह से उन्हें काम करना है, किस तरह से उनको अपील सुनना है। और प्रतिवादी को भी अधिकार दे दिया कि अगर वो चाहे तो केस को आगे चल के वाद पत्र को नामंजूर करा सकता है। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे हम लोग अब मौलिक विधि के केस लॉज को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।